चलिए तो हम फोर्थ प्रिंसिपल की ओर जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब होता है कि ऑर्डर देना, एक तरीके से आप किसी को क्या काम सौंपते हैं उसे बोलना कमांड। देखिए इसका आपको ये चित्र के ज़रिए समझाने का होगा। इस चित्र में कहा क्या गया, इस पिक्चर में कहा क्या गया है। देखिए जो रेड डॉट है वो है सुपीरियर और जो ग्रीन डॉट है वो है सबऑर्डिनेट। सुपीरियर मतलब बॉस एंड सबऑर्डिनेट मतलब एम्प्लॉय समझ लीजिए। इसका मैं अच्छे से एग्जांपल देना चाहूँगा। दो केस है। पहला केस, अगर मान लीजिए 3 एम्प्लॉय हैं, पहले जो पिक्चर के बारे में 3 एम्प्लॉय हैं और एक बॉस है। तो जो तीनों एम्प्लॉय एक ही बॉस से ऑर्डर लेंगे और जब काम हो जाएगा तो एक ही बॉस को रिपोर्ट करेंगे। देयर विल बी नो chaos या देयर विल बी नो प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन अगर 2 बॉस हो जाए, नेक्स्ट वाले में देखिए 2 बॉस दिखाया गया है। नेक्स्ट वाले पिक्चर में, इस पिक्चर में देखो 2 बॉस दिखाया गया है। तो इस पिक्चर में अगर 2 बॉस दिखाया गया है, ध्यान से देखिए, तो 2 बॉस होने की वजह से होगा ये, और 3 एम्प्लॉय होंगे। तो मान लीजिए इसमें एग्जांपल ले लेता हूँ कि बॉस 1 ने एम्प्लॉय 1 को एक काम दिया। देखिए यहाँ पे बॉस 1 ने एम्प्लॉय 1 को, देखिए जो एरो है, बॉस 1 ने एम्प्लॉय 1 को काम दिया। अब वो उस पर काम कर ही रहा था कि तब से बॉस 2 आ गए और उन्होंने एक और काम दे दिया कि एम्प्लॉय 1 को बोला कि जो भी काम करो स्टॉप करो, ये इमरजेंसी काम है बॉस 2 वाला और इस पर काम करो। तो हुआ ये, जब बॉस 2 वाले के काम करने लगा एम्प्लॉय 1, तो तब तक बॉस 1 आ गया और बोला मेरा काम हुआ क्या। तो एम्प्लॉय 1 बोलता है सर मेरे को काम स्टॉप करने को बोला गया एंड बॉस 2 वाला काम करने को बोला गया। तो इससे होगा ये कि कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब एम्प्लॉय इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि काम किसका करे, और काम करने के बावजूद भी उसे बॉस 1 से सुनना पड़ेगा कि मैंने बोला था क्या, मुझे बताना चाहिए ना, ऑल दिस क्यों काम छोड़ा आपने, बॉस 2 का काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड ऑल दिस थिंग्स। इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और काम बनने की जगह बिगड़ने लगेगा और एम्प्लॉयज़ के मन में बॉस के प्रति प्लस एम्प्लॉयज़ कंपनीज के प्रति जो इमेज होगा वो डाउन हो जाएगा एंड पूरा काम स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कमांड देने वाला एक बॉस होना चाहिए, तो जाके कंपनी में अच्छा होगा। देखिए ये उन्होंने अपने एक पूरे एक्सपीरियंस, उन्होंने मतलब हेनरी फॉयल साहब जी ने अपने पूरे एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो जब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या अपने बिजनेस लाइफ में आप इसका बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट आप उस सब चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को फेस ना करें और आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े। चलिए तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड पे फोकस करते हैं। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। This principle helps in managing conflicts and solving disputes among people and organizations. मतलब ये मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग पीपल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करता है एंड जो डिस्प्यूट्स होता है पीपल्स के मन में वो हट जाएगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवेलिंग कन्फ्यूजन्स, मतलब ये अवॉइडिंग कन्फ्यूजन्स, ये कन्फ्यूजन को दूर भी करता है। इफ़ एन एम्प्लॉय रिसीव्स कमांड फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी, ही विल गेट कन्फ्यूज एंड विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजंस अबाउट हुज वर्क शुड बी फॉलोड। बहुत अच्छे से मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, वही से चीज़ लाइन में यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेन किया गया है। चलिए तो मैं देखता हूँ, ज़रा इसको मार्किंग कर देता हूँ। ओके, इस तरह से आप इसे यहीं तक करें और एग्ज़ाम में हो सके तो ये डायग्राम बना दे तो और अच्छी बात हो जाएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 पे, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। देखिए जैसे कि एक बॉस होना चाहिए जो ऑर्डर दे, तो उसी तरह से एक आपका गाइडर भी होना चाहिए। गाइडर मीन्स व्हाट, आपको जो रास्ता बताए, मार्ग बताए। 2 लोग रास्ता बताएंगे तो आप किस रास्ते पे चले, आप खुद कंफ्यूज जाएंगे। तो इसलिए से डायरेक्शन देने वाला भी एक बंदा होना चाहिए कि काम कैसे करना है। जैसे आप गाइडर या आपका बॉस ही समझ लीजिए, ये थोड़ा ऊपर वाले से मिलता जुलता है, बट यहाँ पे वहाँ पे बॉस है, यहाँ पे गाइडर, यहाँ पे आप डायरेक्शन देने वाला है। ओके, चलिए इसके अंदर का पढ़ते हैं। देखिए बेसिकली इस पॉइंट में ये लिखा गया है कि जैसे कि ग्रुप है, मान लीजिए ग्रुप है, तो हर एक ग्रुप यानी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो एक ही डायरेक्शन, एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सो दैट वो उसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करे और अपने काम को पूरा करे। और उस ग्रुप का एक लीडर होना चाहिए, यानी एक मैनेजर होना चाहिए जो उन्हें डायरेक्ट करे, उन्हें कमांड भी दे और उन्हें डायरेक्ट करे, कैसे डायरेक्शंस दे, कैसे उस टारगेट को जो उन्होंने सेट किया है अपने ग्रुप में उसे कैसे पूरा करे। तो इसीलिए मैंने वही कहा था आपको। चलो अंदर पढ़ लेते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. Each group in the organization
each group in the organization should have the same objective, and the group should be directed by one manager using single plan. मतलब वही कहा गया है कि भैया कि ईच ग्रुप का एक सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एंड ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान. एक ही प्लान से ग्रुप को डायरेक्ट करना चाहिए. ओके, इस तरह से इन्होंने सेकेंड और फिफ्थ पॉइंट को एक्सप्लेन किया. अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. ये पॉइंट्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है. देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और ये आप अभी मैं एग्जांपल से दूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. वापस बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा. प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन मतलब दूसरे रैंक ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और टू दी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. देखिए, पहले इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट का मीनिंग समझा देता हूँ. इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट. जैसे कि एक एम्प्लॉय कंपनी का और किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, तो अभी एम्प्लॉय अपने बारे में सोच रहा है, ना कि कंपनी के बारे में. ध्यान से सुनिएगा. पर्सनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब होता है कि खुद का इंटरेस्ट, कि एम्प्लॉय का किस में ज़्यादा फायदा है. दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मतलब ये इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से रिलेटेड होता है, कि ऐसे कौन से चीज़ें जिससे कंपनी को फायदा हो, उसे बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट में व्यक्ति का खुद का फायदा और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में कंपनी का फायदा. अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो कंपनी के पोस्ट पे बैठा हुआ है, कंपनी का काम कर रहा है. अगर उस पोस्ट पे बैठे बैठे वो कंपनी के इंटरेस्ट को प्रेफर करना चाहिए, न कि खुद के इंटरेस्ट को प्रेफर करना चाहिए, ऐसा इस प्रिंसिपल में कहा गया है. मतलब बोला जा रहा है कि आप अपने इंटरेस्ट को पीछे रखिए और कंपनी के इंटरेस्ट को आगे रखिए. ये प्रिंसिपल में बताया गया है. वापस, अपने खुद के इंटरेस्ट को पीछे रखिए और कंपनी के इंटरेस्ट को आगे रखकर हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचिए. चलिए, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ. एग्जाम्पल कैसा है, मान लीजिए मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ एंड मुझे घर पे पर्सनल कॉल करना है, गांव में लगाना है फ़ोन, मान लीजिए लंबा चौड़ा बात करना है. तो कई लोग क्या करते हैं, ऑफिस के ही फ़ोन से फ़ोन लगा देते हैं. तो होता यह है कि यहाँ पे आपने अब होता है कि यहाँ पे आपके ऐसी हैबिट बन जाती है कि भैया मेरा पैसा थोड़ी नहीं जा रहा है, कंपनी का पैसा जाएगा, तो इसलिए लॉन्ग टर्म बात कर लूँ, लंबे समय तक बात करूँ, कंपनी का बिल आएगा, कंपनी भर देगी. यहाँ पे आपने क्या किया, अपना फ़ायदा सोचा और कंपनी को लंबा चौड़ा बिल लगा दिया. अब मान लीजिए आप एक हो एम्प्लॉय, अगर 100-150 एम्प्लॉय ऐसे करने लगे तो कंपनी को काफ़ी नुकसान होगा. कल को कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होकर कंपनी बंद भी हो सकती है. ऐसे ही परचेस मैनेजर का मान लीजिए एग्जाम्पल और ले लीजिए कि मान लीजिए मैं परचेस मैनेजर हूँ. अब यहाँ पे एक जो सामने वाला माल बेचना चाहता है मुझे, मेरी कंपनी को, वो मुझे ऑफ़र दे रहा है कि तुम्हें मैं पर्सनल 10 लाख रुपए दे दूंगा, या मैं आपको ऑस्ट्रेलिया जाने का या यूके जाने का या यूएसए जाने का, अमेरिका जाने का ट्रिप ऑफर कर दूंगा अगर आपने मेरी कंपनी को ये ऑर्डर दे दिया. तो मैं क्या करूंगा, आप एज एन परचेस मैनेजर, मैं कंपनी के बारे में न सोचते हुए उस ट्रिप के चक्कर में आ करके यानी अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोच करके वो ऑर्डर, माल भले कैसा भी हो, माल की क्वालिटी नहीं, भाड़ में जाने दो, महंगा हो माल भाड़ में जाने दो, या ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा ना सोचते हुए मैंने क्या किया, वो उस कंपनी को ऑफर दिया जिसने मुझे साइड से एक छोटा सा ट्रिप दे दिया. तो इससे वो माल तो उसका बिक जाएगा एंड मैं उसका बेनिफिट उठा के ट्रिप पे घूमने चला जाऊंगा. तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने अपना इंटरेस्ट देखा, कंपनी का इंटरेस्ट, यानी सस्ते में आ रहा है, क्वालिटी माल है या नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस में है या नहीं है, ये सब सोचा ही नहीं. तो इसे बोलते हैं आपने खुद के इंटरेस्ट को प्रेफर किया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए. ये सभी एम्प्लॉयज़ के जहन में, सभी एम्प्लॉयज़ के मन में, दिमाग में बात होनी चाहिए. चलिए इसके अंदर पढ़ते हैं. चलिए तो इसके अंदर पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम भाव दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा दीजिए. वाइल टेकिंग डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द होल ग्रुप रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ अ सिंगल एम्प्लॉय. और अगर ग्रुप की बात हो तो पूरे ग्रुप के इच्छाओं, पूरे ग्रुप के इंटरेस्ट के बारे में सोचिए, न कि किसी एक एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के बारे में सोचकर आप डिसीजन लीजिए. ग्रुप का फायदा जिसमें होगा वो डिसीजंस आपको लेना होगा, ऐसा इसमें कहा गया. सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड हिज पर्सनल
इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेटेड, मतलब पहले वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, फिर वो पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में सोचे। मेरे एग्जांपल में जैसे परचेस मैनेजर को वो ट्रिप के ऑफर तो दे रहा है मेरे को, मुझे मान लो मैं परचेस मैनेजर हूँ, मुझे सामने वाली कंपनी का जो बंदा है सेल्स वाला वो मुझे ट्रिप पे जाने का ऑफर दे रहा है, बट मैं ये इस पर फोकस ना करते हुए कंपनी के लिए अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी वाली प्रोडक्ट अगर वो दे रहा हो तो ही हम ऑफर देंगे, अदरवाइज हम उससे परचेस नहीं करेंगे। मुझे ऐसा करना चाहिए। ओके, इसे बोलते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पीछे रखना एंड कंपनी के इंटरेस्ट को आगे रखकर कंपनी के बारे में सोचना। चलिए अब हम बात करते हैं 7th नंबर प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये क्या है? देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पावर जो होता है, पावर एंड अथॉरिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ्यू हैंड्स के ग्रुप में होनी चाहिए। मतलब सभी के हाथ में पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो एक ग्रुप के अंडर में होनी चाहिए। अगर 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 आपका ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल है, तो आप क्या करिए, पावर क्या करिए, किसी छोटे से ग्रुप के हैंड्स में दे दीजिए, जिसे हम मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। अगर कंपनी है तो कंपनी का सारा पावर किसके हाथ में होता है? BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये छोटे कंपनियां नहीं जिसके बिजनेस बहुत छोटा है या ज़्यादा बड़ा नहीं है, उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो ऐसे केस में थोड़ा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए अपने पावर को। मतलब हो सके तो जैसे कि अब मैं कोको कोला का एग्जांपल लूँगा तो कोको कोला का जो कंपनी है उसका पूरे वर्ल्ड में बिजनेस है। अब उसका मेन जो पूरे वर्ल्ड का मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है? अपना अमेरिका में है। अमेरिका में होना हो है, बराबर है। अब इंडिया का जो कोको कोला कंपनी है उसका डिसीजन क्या हर बार क्या कोई अमेरिका वाला कोको कोला का हेड ऑफिस लेता रहेगा? नहीं सर, कि उन्होंने कोको कोला इंडिया में भी इंडिया के लिए एक हेड ऑफिस बना के रखा होगा। वो डिसीजन इंडिया के लिए लेता होगा कि कैसे ऐड करना है, कौन सा फ्लेवर लाना है, कि कैसे डिसीजंस लेना है। अब हर बार अमेरिका वाला हेड ऑफिस बार हर हेड ऑफिस को हर कंट्री के काम को हैंडल नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? तो ऐसे केस में डिसेंट्रलाइज करना ज़रूरी होता है कि कुछ पावर हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। लेकिन देखिए इसमें क्या करना है, आपको बैलेंस बना के रखना है कि सारा पावर डिसेंट्रलाइज ना हो जाए और सारा पावर सेंट्रलाइज ना हो जाए। आपको बैलेंस बना के रखना होगा। बड़ी कंपनियों में, छोटी कंपनियों में सेंट्रलाइज कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ी कंपनियों में डिसेंट्रलाइज करना है, लेकिन अच्छे से प्रॉपरली बैलेंस बनाकर। यही इस प्रिंसिपल में कहा गया है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको यही चीज़ें मेरे जो द्वारा बताई गई हैं पूरा आपको वही इसमें मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की ओर। ओके, प्रिंसिपल नंबर 8 देखिए, प्रिंसिपल नंबर 8 है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन।